नमस्कार दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में अपन चतुर्थ श्रेणी की सामान्य विज्ञान से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। इसलिए आप इस लाइव सेशन में अंत तक जुड़े रहिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आवाज़ सही आ रही है? कमेंट करें, देखें। चलिए अपन आज के अपने प्रश्न शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। अपना क्वेश्चन है, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, सूर्य के बारे में मैं आपको कुछ प्रश्न बता देता हूं। सूर्य जो है, एक तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। यह अपने सिलेबस की चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और सूर्य से हमें विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी की कमी से अपने शरीर के अंदर रिकेट्स रोग हो जाता है, जो कि हड्डियों से संबंधित रोग है। क्योंकि अपने मानव शरीर के रोग भी सिलेबस में है। तो हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा दोनों और ध्वनि ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि ताप ऊर्जा भी प्राप्त होती है सूर्य से और सूर्य से हमें प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होती है। चलिए अगला अपना क्वेश्चन है, मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। कल अपन ने लाइव सेशन के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ग्रंथि तो होती है दोस्तों यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यहां अपना क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, देखो, हृदय, त्वचा, यकृत और फेफड़े। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो त्वचा जो है वो अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और चलिए अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंसिल किस धातु से लिखती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पेंसिल, देखो, यदि लेड आ जाता है तो लेड भी इसका आंसर है। लेड आ जाता है, पीबी, यह भी आंसर है। इसमें देखो लेड है ही नहीं, तांबा, ग्रेफाइट, लोहा, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। इसलिए पेंसिल को आप है ना, पेंसिल शब्द मत बोलो, आप एक हैबिट बना लो। पेंसिल के लिए आप ऐसा शब्द याद करने शुरू कर दो, ग्रेफाइट पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल। तो इसका मतलब हो जाएगा, पेंसिल के लिए आपको याद हो जाएगा कि भाई पेंसिल किस से लिखती है, ग्रेफाइट से। एम जाट, नमस्ते। चलिए अपन आगे बात करते हैं। देखें, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। रक्त लाल रंग, बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन यह किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और यहां दोस्तों मैं आपको सीनियर तक की साइंस के जो आपके चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी में सिलेबस में जो टॉपिक है, मैं उन्हीं से रिलेटेड यहां क्वेश्चन लेके आया हूं। और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में से मैंने सारे प्रश्न उठाए। इसलिए यहां एक बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो, जैसे ये हीमोग्लोबिन होता है, इसका संकेत होता है Hb। हीमोग्लोबिन के अंदर दोस्तों लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और मैं यही एक बात और बता देता हूं, जैसे अपने मानव में पाया जाता है रक्त, हीमोग्लोबिन, उसी प्रकार पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में पाया जाता है दोस्तों पर्णहरित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दूध से दही किसकी सहायता से बनता है। दूध से दही, देखो सिलेबस की चीज है, अपने सिलेबस में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मेंशन है। तो मैं आपको एक चीज यह बता देता हूं, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है,
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। तो दूध से दही किसकी सहायता से बनता है? बैक्टीरिया की सहायता से। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, जीवाणु की सहायता से बनता है। चलो अपना अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो यह प्रश्न तो सबको आता होगा, 206 हड्डियां होती है। लेकिन यह मैंने यहां क्यों दिया है? ताकि आप इसके इर्द गिर्द के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे याद कर सको। दोस्तों, एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में ध्यान रखना, हड्डियों की संख्या मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। यह ध्यान दीजिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई हड्डियां आपस में जुड़ के एक हो जाती है, इसलिए वयस्क होते होते हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। और मैं आपको यहां बता देता हूं, मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो होती है दोस्तों फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। और आप कमेंट बॉक्स में यह बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में यह बताइए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मैं बता देता हूं, कान में पाई जाती है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, और एक यहां और बता देता हूं, हड्डियां तो होती है 206 और पेशियां होती है दोस्तों 400। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना, हड्डियां और पेशियां अलग अलग चीज है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो आपको ध्यान होगा, पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए देखो, एक महत्वपूर्ण चीज है, सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो ये पौधे अपना भोजन इस क्रिया ये CO2 होना जरूरी है इसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। इसीलिए एक चीज ध्यान रखना, पौधे अपना भोजन केवल और केवल रात यानी दिन में ही बनाते हैं, ये रात में अपना भोजन नहीं बनाते। आप इसका आंसर लिखिए, रात में भोजन क्यों नहीं बनाते? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इसके लिए पेड़ पौधों में आपको पता है, पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में मैंने अभी आपको एक प्रश्न बताया था, पर्णहरित पाया जाता है। और ये पर्णहरित, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, और ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। हां, अगला अपना क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दिए होते हैं, एक्टिविटी, वहां पूछा होता है कि देखो अपना शरीर तो अपन तो कहते हैं अम्ल, एसिड में लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शरीर में भी खुद में एसिड होता है, जो भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। तो दोस्तों, अपने को यह ध्यान रखना है कि कौन सा अम्ल, तो यहां HCl, HCl का मतलब है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl एक लवण है, साधारण नमक, और CO2 सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सर 4th ग्रेड का आप कंप्लीट कोर्स करवा जी क्या? देखिए, हम 1 महीने की अब रणनीति रखेंगे और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वो प्रश्न करवाऊंगा जो आपको लोग नहीं करवाते हैं। जैसे पॉलिटी करवा दूंगा, साइंस करवा दूंगा, हिंदी करवा दूंगा, इंग्लिश करवा दूंगा और मैथ्स करवा दूंगा। चलिए, तो पेट में भोजन में कौन सा अम्ल है? HCl। और ये जो HCl होता है ना, ये याद रखना, शरीर के किस अंग में? आमाशय की दीवारों में ये पाया जाता है, आमाशय की दीवारों में पाया जाता है। चलिए अगला अपना क्वेश्चन है, और एक यहां बता देता हूं, ये H2SO4 है ना, इस H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे बोलते हैं अम्लों का राजा, यानी किंग ऑफ एसिड्स। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, हरित लवक यानी क्लोरोफिल पौधों में किस रंग का होता है? देखो इजी प्रश्न है, एकदम इजी प्रश्न है, हमें पता है हरे रंग का है,
लेकिन प्रश्न यह आता है कि यह हरे रंग किसके कारण होता है। आपको मैंने अभी बताया था पर्णहरित में क्या पाया जाता है। हां देखो, दो क्वेश्चन है। अपना जो ब्लड है, रक्त, रक्त के अंदर तो पाया जाता है दोस्तों आयरन, Fe, लोहा, और हरित लवक जो है या इसमें पाया जाता है पर्णहरित, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एल्यूमिनियम और लोहा, इनके एस्क परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है इसका तो मुख्य एस्क होता है दोस्तों बॉक्साइट, बॉक्साइट। और ये जो लोहा है Fe, इसके जो एस्क होते हैं, एक तो इसका एस्क होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और एक होता है दोस्तों हेमेटाइट। महत्वपूर्ण दो है, वैसे तो इसके चार एस्क होते हैं, लिमोनाइट और सीडेराइट भी लोहा के एस्क होते हैं। और जस्ता, जस्ता का मतलब है दोस्तों जिंक, क्योंकि जस्ता इसलिए महत्वपूर्ण है। आप मुझे यह बताइए, Cu प्लस Zn, ध्यान दीजिए, Cu प्लस Zn के मिलने से एक मिश्र धातु बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मिश्र धातु, क्योंकि धातु अधातु ये अपने कोर्स में मेंशन है। आप ये बताइए Cu प्लस Zn, दो शब्द है, एक तो होता है देखो Cu प्लस Sn और एक होता है Cu प्लस Zn, कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक। आप कमेंट बॉक्स में यह बताइए इनके मिलने से कौन कौन सी मिश्र धातुएं बनती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आपके 4th ग्रेड के अंदर बहुत ज्यादा लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन साइंस के प्रश्न आप यदि 9th और 10th की बुक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो मेरा यह मानना है कि साहित्य आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके जो सिलेबस में ना सारे के सारे टॉपिक 9th 10th की बुक में से ही उठाए हुए हैं। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखें अपना अगला क्वेश्चन क्या है, पित्तरस, बाइल किस अंग से निकलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पित्तरस जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइल कहते हैं। तो यह किस से निकलता है दोस्तों, यकृत से निकलता है, यानी लीवर से निकलता है। हां एक चीज और बता देता हूं, देखो अपने एक प्रश्न आ जाता है, अपना जैसे पाचन तंत्र होता है, प्रश्न है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में देखो नाव तो है छोटी आंत, लेकिन ये पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है, ये ध्यान रखना आप। पाचन तंत्र के सारे अंग है, पित्तरस उसी का भाग है। तो यहां इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यकृत यानी लीवर हो जाएगा। हां अगले प्रश्न अब ये केमिस्ट्री में से आए हैं, लोहे पर जंग किस कारण से लगता है। लोहे पर जंग लगना, यहां मैं आपको बता देता हूं, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिए यह किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। एक तो दूध से दही बनना, एक होता है लोहे पर जंग लगना, इसके अलावा किसी भी चीज का जलना, जैसे कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। और देखो ये लोहे पर जंग लगने वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे अपन लोहे पर जंग का सूत्र पढ़ते हैं Fe2O3.2H2 आता है, इसमें यह जंग युक्त लोहे का उदाहरण है। जंग युक्त लोहा इसी को कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, लोहे पर जो जंग लगता है ना, जैसे Fe है, Fe पर जंग लगने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो जरूरी है आपका H2O। हम सोचते हैं कि केवल जल आते ही लोहे पर जंग लग जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको ऑक्सीजन की भी, या मैं बोल सकता हूं वायु, इसकी भी आवश्यकता होती है। केवल आप ये प्रयोग करके देख लीजिए, आप कोई बर्तन है उसमें पानी डालिए, हालांकि आपको पता है H2O के अंदर कुछ वायु भी होती है। वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन,
यदि उसमें आपने बिल्कुल भी वायु नहीं छोड़ी है और लोहे की छड़ को आप पानी के अंदर डाल दीजिए, उसमें जंग नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा संभव कैसे है? क्यों? क्योंकि H2O खुद में क्या है? वायु है। इसलिए लोहे पर जंग लगने के लिए ये दोनों होने बहुत ही आवश्यक है। हम गलती क्या कर देते हैं, हम सोचते हैं कि भाई केवल H2O से ही लोहे पर जंग लगता है। नहीं, इसके लिए जल की भी आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की भी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल और ऑक्सीजन दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में बोलते हैं POP। आप जानते होंगे कई बार हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर डॉक्टर कच्चा पाटा करता है, कच्चा पाटा बोलते हैं जिसको, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का उपयोग किया जाता है। तो POP का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो, एक तो है CaSO4.12H2O, इसको बोलते हैं, देखो CaSO4 है, मैं यहां बता देता हूं आपको। CaSO4 का मतलब होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट, इसका मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट। और यहां CaSO4 डॉट एक आ जाता है 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, और एक आता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। यहां हाइड्रेट का मतलब होता है जल और अर्ध का मतलब होता है जल के कितने अणु? आधा अणु। तो ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट जो होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? आपके POP बोला जाता है। और यह सूत्र किसका होता है दोस्तों? यह जिप्सम का होता है, यह जिप्सम का सूत्र होता है। चलिए, तो यहां अपना क्वेश्चन है, इसका सूत्र है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखो, यह तो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको तो बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और इसमें आप H2O डाल देते हो, H2O डालते ये बन जाता है ये CaOH2, और इसको बोलते हैं दोस्तों बुझा हुआ चूना। तो आप ये सूत्र भी थोड़े ध्यान रखना, इसी टाइप के प्रश्न, क्योंकि बोर्ड में इस टाइप के आते हैं तो फिर आपके पेपर में भी इसी टाइप के आएंगे। NCERT इसी टाइप के प्रश्नों को मेन जोर देती है। हां, आगे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखें, अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है यह, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। कैसे? कि धातुएं जितनी भी होती है ना, वो सारी की सारी ठोस होती है। प्रकृति में एकमात्र ऐसी धातु है पारा दोस्तों, पारा, जिसका प्रतीक क्या होता है? Hg। ये तरल अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सी धातु तरल अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पारा हो जाएगा। देखो यहां सोडियम, सोडियम के लिए मैं आपको बता देता हूं, कल क्वेश्चन बताया था मैंने, प्रकृति की सबसे क्रियाशील धातु होती है ना, वो होती है पोटेशियम, फिर होती है सोडियम, और सबसे कम क्रियाशील होती है सोना। सबसे कम क्रियाशील क्या होती है? सोना। ज्यादातर ये क्या होता है, क्रियाशीलता में K नहीं दिया होता है, ये सोडियम में दिया होता है। लेकिन प्रकृति की सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है? आपकी पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सोना। हां, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः क्या बनाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो धातु, मैंने कोई भी एक धातु का उदाहरण ले लिया, जैसे मैंने जिंक धातु का उदाहरण ले लिया, और अब मैंने कोई एक अम्ल ले लिया जैसे HCl ले लिया। तो धातु को आपको पता है हर धातु प्लस की होती है। धातु का सामान्य गुण होता है कि धातुएं विद्युत रूप से धनायन होती है और अधातुएं विद्युत रूप से क्या होती है? ऋणायन होती है। तो दोस्तों यहां अपन बात करते हैं Zn, और जैसे ये HCl है तो ये यहां प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा, तो देखो बन क्या जाएगा? समीकरण क्या हो जाएगी? ये बन जाएगी ZnCl2 प्लस क्या बन जाएगा?
H2। ये बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न आता है भाई, जब कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां देखो आप, अब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन, जल और ऑक्सीजन, लवण और ऑक्सीजन, केवल हाइड्रोजन। लेकिन आप देखिए दोस्तों, क्या इसमें केवल हाइड्रोजन ही है क्या? ये और है ना साथ में, तो ये क्या है? लवण। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लवण और हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हां, बेकिंग सोडा जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा, और इस बेकिंग सोडे को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको रसोई घर का सोडा भी कहते हैं। रसोई घर का सोडा भी कहते हैं, जिसको अपन अपनी बोलचाल की भाषा में मीठा सोडा बोलते हैं। यह होता है दोस्तों बेकिंग सोडा। और यह क्या होता है? इसकी जो प्रकृति होती है ना, वो होती है क्षारीय। इसलिए यह अम्लता को क्या करता है? कम करता है। अम्लता को क्या करता है? कम करता है। इसलिए कई बार अपने पेट में यदि एसिडिटी बन जाती है तो हम इनो लेते हैं। इनो भी क्या है? क्षारीय प्रकृति का होता है। या खाने का सोडा अपने यूज करते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? बेकिंग सोडा देखो, इसमें एक तो है Na, एक है H, एक है CO2। तो इससे बनता है दोस्तों एक तो Na2CO3, CO2 प्लस H2O। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे देखो यहां दो आया, एक तो Na2CO3 और एक NaHCO3। एक तो होता है Na2CO3, एक होता है NaHCO3। Na2CO3 को तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और यह होता है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। देखें अपना अगला क्वेश्चन क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर, तो यहां देखो वही बात है, एक तो है CaCO3, एक है CaOH2, एक होता है CaO। यह तो है कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, यह है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप देव देखें, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताओ चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हां, अगला अपना क्वेश्चन है, पानी में नमक का घोलना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह अब मैंने 2-3 क्वेश्चन कौन से उठाए हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में से यह प्रश्न आपके उठाए हैं। तो देखो, जैसे पानी में नमक का घुलना, या मैं कह सकता हूं चीनी का घुलना, ये जो होते हैं ना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। आपको पता है भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? भौतिक परिवर्तन वो होता है जिससे मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और रासायनिक पदार्थ वो होता है जिसमें मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहां भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है किसी चीज का घुलना, यह बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसके अलावा जैसे मान लो कागज का बनना है, वो भी भौतिक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन के मैंने आपको अभी 3 बताए थे मोस्ट। एक तो किसी भी चीज का जलना, एक लोहे पर जंग लगना, किसी भी चीज का जलना, लोहे पर जंग लगना, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती का जलना हो गया, ये सारे क्या है? ये आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो पानी में नमक का घुलना किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है? अपरिवर्तनीय, यहां कौन सा उदाहरण आपको अपरिवर्तनीय? अपरिवर्तन का मतलब है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी यहां आप यूं समझिए जिससे पुनः पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी मूल पदार्थ जो है ना, मूल पदार्थ जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता,
उसको अपन ये मानेंगे। तो मूल पदार्थ जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो दोस्तों कौन सा परिवर्तन होता है? वो आपको पता है कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहां आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है कि भाई रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो देखो, पानी का वाष्प बनना, लोहे पर जंग लगना, बर्फ का पानी बनना, कागज को काटना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का जंग लगना। बाकी तो आप देखो सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। हां, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? देखो, रक्त को पंप करने का काम, अपने शरीर में रुधिर को पंप करने का काम तो करता है हृदय, लेकिन यहां शुद्धिकरण करने का देखो, हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया, गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा। गुर्दा का मतलब है दोस्तों किडनी, वृक्क, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? वृक्क। और यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, दो शब्द आते हैं, एक तो आता है शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर, एक होता है अशुद्ध रुधिर। ये दोनों शब्द आप ध्यान रखना, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध रुधिर किसको कहते हैं? कई बार हम कहते हैं रुधिर में से ये चीज निकाल देते हैं, मिला देते हैं, नहीं। शुद्ध रुधिर का मतलब होता है ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर यदि ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो रुधिर हो जाता है शुद्ध। और यदि जब ब्लड अपने शरीर में से सर्कुलेट होता है, संचरित होता है या परिसंचरण होता है ब्लड का, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है। जब ब्लड के अंदर CO2 मिल जाती है, CO2 मिलते ही रुधिर क्या हो जाता है दोस्तों? अशुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध रुधिर का मतलब तो उसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, अशुद्ध रुधिर का मतलब उसमें क्या मिली हुई है? CO2 मिली हुई है। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, अब ये प्रकाश से संबंधित कुछ प्रश्न आ गए। अभी अपन ने भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, उनसे संबंधित प्रश्न पढ़े थे। कुछ पल जिंदगी के, आपका राइट आंसर है सी, रासायनिक परिवर्तन। बहुत अच्छा। चलिए, अब अपने अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में देखो प्रकाश से संबंधित दो परिभाषा बताता हूं जो सबसे काम की है। देखो, ये जैसे कोई तल है, ये कोई तल है, और इसके ऊपर जैसे मान लो ये आपने अभिलंब बना दिया, सीधा बनाना एकदम, ये मान लो अभिलंब बना दिया, इधर से प्रकाश की किरण आई, किरण का ये संकेत होता है। ये तल यदि देखो ऐसा है, अपन ने ऐसा कर दिया, इसका मतलब ये तल कैसा हो गया दोस्तों? अपारदर्शी तल हो गया, अपारदर्शी। या आप यूं मानिए, आप एक कांच लीजिए, उसके दूसरी तरफ आप लेपन कर दीजिए। अब ये प्रकाश की किरण आएगी तो ये किरण ऐसे जाएगी वापस। क्यों? इधर तो पार होगी नहीं, क्योंकि सतह कैसी है? अपारदर्शी। ये जो घटना होती है, इस घटना को हम बोलते हैं परावर्तन। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। और जैसे मान लीजिए ये आपकी सतह हो गई, ये मान लीजिए विलंब हो गया, ये सतह मान लीजिए पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जैसे मान लीजिए आप यूं कहिए, ये आप बर्तन लिया, बर्तन में आपने जल भर दिया, जल भर दिया, अब आप इसके ऊपर किरण गिरा रहे हो तो वो तो नीचे जाएगी, क्योंकि यहां जल कैसा माध्यम है? पारदर्शी है। अब आप यहां प्रकाश की किरण गिराई है, अब आपको पता है सतह चूंकि पारदर्शी है इसलिए किरण पार हो जाएगी, पार हो जाएगी, यानी ये जो किरण है वो ऐसे आ जाएगी। ये जो घटना हो रही है, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन। तो यहां अपना क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटता है, लौटता का मतलब है पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। देखो, यहां इस क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था? देखो, इसमें यह मान लीजिए माध्यम नंबर 1 है और नीचे वाला माध्यम नंबर 2 है। इस प्रश्न के लिए यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है। तो यहां देखो, प्रकाश किरण 1 नंबर माध्यम में आई, वापिस चली गई, तो उसी माध्यम में लौट गया। इस घटना का नाम क्या दिया था आपने? परावर्तन। और इस प्रश्न में देखो, माध्यम 1 में आई और दूसरे में चली गई, इसका मतलब यहां माध्यम चेंज हो रहा है, तो यह घटना कौन सी हो गई है? अपवर्तन हो गई है। चलिए, तो हमारा यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तन। कह रहे हैं ना, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह आपका हो जाएगा
परावर्तन। हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, किस कारण से होता है? आप छड़ कह सकते हो या कोई पेंसिल कह सकते हो कि जल में यह चीज रखी हुई है, यह मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। देखो यहां आप आइए वापिस, मैं यहां इसी प्रश्न में आपको वापिस ला रहा हूं। देखें, जैसे यह क्वेश्चन है, इसमें देखो यह किरण मैंने ऐसे सीधी नहीं खींची है। अपवर्तन के अंदर माध्यम चेंज होता है, माध्यम चेंज होते ही यह किरण होती है अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर आ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह देखो अभिलंब की ओर मुड़ गई, मुड़ गई का मतलब है यह आपको यहां से देखोगे ना तो यह मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसलिए आपको कह दिया जल में कोई पेंसिल रखी हुई है, कोई छड़ रखी हुई है, यदि वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो किस कारण हो रही है दोस्तों, अपवर्तन के कारण हो रही है। तो यहां देखो जल में रखी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन हो जाएगा। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें अपना अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष, रेनबो। देखो शब्द को समझना, रेन का मतलब होता है बरसात और बो का मतलब होता है धनुष, यानी बरसात के समय अपने को आकाश में एक 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है धनुषाकार, उसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। बनने का मुख्य कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसके अंदर 3 घटना शामिल होती है, परावर्तन भी होती है, अपवर्तन भी होता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं दोस्तों, वर्ण विक्षेपण का मतलब है, आपको ध्यान है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश, और उस श्वेत प्रकाश में रंग कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। और 7 रंगों का सहित आपको ट्रिक भी आता होगा, या तो आप बोल सकते हो विबग्योर और या बोल सकते हो आप बेंजा नी है पिन्नाला, ये एक ट्रिक होता है। सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग है, बेंजा नी है पिन्नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये क्या है, बेंजा नी है पिन्नाला, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो विबग्योर। ये ट्रिक है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो यहां इंद्रधनुष में भी आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, और 7 रंग दिखाई देने की जो घटना होती है उस घटना को दोस्तों बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। तो यहां इंद्रधनुष बहुत अच्छा प्रश्न है, बनने का ये तीनों ही कारण है, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों मलेरिया। ये मैंने मानव रोग से संबंधित जो क्वेश्चन है वहां से उठाया। मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया आपको पता है, अच्छा प्रश्न है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड का आप आंसर दीजिए, ये किसके कारण होता है। अगला प्रश्न है, ये मैंने अपशिष्ट प्रबंधन अपने एक टॉपिक दे रखा है, वहां से 1-2 क्वेश्चन 10वीं क्लास में पूरा का पूरा दे रखा है। ये बायोडिग्रेडेबल या जैव अपघट्य अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा होता है। जैव अपघट्य किसको कहते हैं दोस्तों, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अपन वातावरण में छोड़ देते हैं, तो छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उन पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं जैव अपघट्य। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ये गोबर पड़ा है, अपन देखते हैं ये गोबर 5-4 दिन तो अपने को दिखता है, उसके बाद में ये यहां यानी इसकी खाद बन जाती है, ये दिखता ही नहीं है। ये प्रश्न ये क्या है, ये जैव अपघट्य है। यानी ऐसे वातावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव आपके इसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये जो गोबर है ये कैसा है, जैव अपघट्य है। आप ऐसे कई पदार्थ देखिए, जैसे मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, आप कई दिनों तक उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो यहां जैव अपघट्य का उदाहरण है, देखो प्लास्टिक की बोतल, कागज, एल्यूमिनियम कैन और कांच। तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कागज हो जाएगा, क्योंकि कागज आपको पता है अपने आप ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको नष्ट कर देते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न है 3R सिद्धांत, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
3R का मतलब क्या होता है, इसमें यहां देखो 3R है, 3R। एक R का मतलब तो होता है रेड यूज, एक होता है री यूज, एक होता है रीसाइकल। रीसाइकल, रेड, यहां रेड का मतलब है कम, रेड यूज का मतलब है कम उपयोग करो, री यूज का मतलब है बार बार इसका उपयोग करो, और रीसाइकल इसका मतलब है पुनर्चक्रण। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है 3R का सिद्धांत, और यह किससे संबंधित होता है, अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत है। चलिए अगला अपना क्वेश्चन है, देखें। तो आज के इस सेशन में अपन इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट अपना क्वेश्चन था 3R का सिद्धांत। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और कल शाम को आपको विज्ञान से संबंधित जितने भी चैप्टर है वो मैं सारे आपको पूरे करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।